आवाज के दुनिया के लोगों को आज डॉक्टर आशीष चौहान का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से। जब भी हम बात करते हैं दिल से बात करते हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं दिल के नीचे वाला भाग, जो कि होता है लिवर या जिगर। आपके बॉडी में या आपका जिगर कितना बड़ा है ये हम लोग ज़रूर बोलते आए हैं, लेकिन इस जिगर की बहुत सी बीमारियां हैं और उस बीमारी को डिस्कशन करने के लिए WHO ने एक दिन बनाया हुआ है जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि हम 28 जुलाई को, यस आपने सही सुना, 28 जुलाई को मनाएंगे। तो आज मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन अपोलो हॉस्पिटल्स एंड सेंट तेरेसा हॉस्पिटल से आपके सामने आया हूं इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में कुछ ना कुछ बातचीत करने के लिए। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही करीबी सीनियर डॉक्टर संदीप लटकिया। अगर सर का मैं इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा तो टेक माय वर्ड्स, पूरा इंट्रोडक्शन इसी में ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर संदीप लटकिया सर हमारे डायरेक्टर हैं, एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इस समय एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में काम करते हैं। और लिवर के स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही हंसमुख इंसान भी हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड कि सर आज आपने हमको ज्वाइन किया। धन्यवाद आशीष फॉर वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। आपके साथ बैठकर वैसे ही खुशी महसूस होने शुरू हो जाती है। सो सर, एक आदमी को खुश रहने के लिए दिल से खुश रहना तो ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन आप तो लिवर की बात करेंगे। तो ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम लोगों ने या फिर WHO ने क्यों शुरुआत करी और कब से शुरुआत की, इसके बारे में कुछ आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे। WHO ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एक डेडिकेटेड डे रखा है जो 28 जुलाई हर साल मनाया जाता है। ये पिछले 14 साल से 2008 ऑनवर्ड्स ये शुरुआत हुई है। इसका मेन रीज़न या श्रेय जाता है कि हेपेटाइटिस एक जानलेवा बीमारी हो सकती है जो लिवर को अफेक्ट करती है, जिगर को अफेक्ट करती है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में सूजन। लिवर हमारा पेट के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। आमतौर पे इसका वजन करीब 1.5 किलो के आसपास, इससे ज़्यादा ही होता है। और इसमें अगर सूजन आ जाती है तो इसमें कई सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं मरीज़ को। हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये बहुत रीज़न से प्रिवेंट की जा सकती है। जानलेवा होती है, लेकिन अगर इसको हम टाइम के साथ डिटेक्ट करें, मालूम करें कि सही किस स्टेज पे बीमारी है, तो इसका इलाज संभव हो सकता है और मरीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सर द क्वेश्चन इज कि क्या ये बीमारी इतनी ज़्यादा है? मतलब इंडिया में कितने पेशेंट्स होंगे और कितने लोगों को इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। इसका जो प्रेवलेंस बोलते हैं कि इस समय कितने लोग इंडिया में अफेक्टेड होंगे, ब्रॉडली देखा जाए तो करीब 5% अप्रॉक्सीमेटली इंडियन पॉपुलेशन में ये बीमारी है। सर आप मुझे डरा रहे हो। 5% का मतलब 140 करोड़ का 5% ले लीजिए। हाँ जी साहब, वो तो करोड़ में हो गया। हाँ, 100 करोड़ का 5 करोड़ हो गया और 40 करोड़ और ऐड कर लीजिए, 2 करोड़ और हो गया ऐसे। तो इतने लोग बीमार इस बीमारी से ग्रसित हैं। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है, पर इसमें लार्जली हम इसको रोक सकते हैं। और हेपेटाइटिस एक बीमारी नहीं है, ये कई बीमारियों को एक साथ हम बोलते हैं। अलग अलग वायरसेस से होती है हेपेटाइटिस A, B, C, D और E। जो हेपेटाइटिस इसमें अलग अलग कारण से ट्रांसमिट होते हैं लोगों में। कैसे आता है? हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E ये पानी और खाने में, अगर साफ पानी या साफ खाना नहीं हुआ और हमने उसको लिया तो आने का चांस रहता है। इसलिए ज़्यादातर ये बरसात के मौसम में बड़ी कॉमन होती है। ओह, तो इसका मतलब इस समय जो हर जगह बारिश हो रही है तो हेपेटाइटिस A और E के फैलने का चांस ज़्यादा है, ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको फीको ओरल रूट बोलते हैं कि अगर पानी हमारा गंदा है और हमने उसको पिया तो हेपेटाइटिस होने का चांस है। दोनों A और E। इसके मुकाबले हेपेटाइटिस B और C वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन या सिरिंज या सर्जरी इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स अगर जहाँ इस्तेमाल होते हैं उनके द्वारा आती है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा हो सकती है। अच्छा। अगर कोई तो B और C और HIV इनका फैलने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो
HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का तरीका फैलने का एक तरीका है। और इसमें भी अगर देखें बी और सी को अगर हम अलग देखें, HIV को किनारे रखते हैं, हेपेटाइटिस बी ज़्यादा कंटेजियस है। अच्छा, अगर हम कंटेजियस का क्या मतलब है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से आपने पूछा। कंटेजियस मतलब अगर हमारे सपोज स्किन में कट है और उस कट पे एक इन्फेक्टेड खून की बूंद कहीं से लग गई, तो क्या चांस है हमको वो इन्फेक्शन पकड़ने का? अगर हमारी स्किन नॉर्मल है और कोई कट नहीं है तो इन्फेक्शन हमारी स्किन हमको बचा लेती है और हम अगर साबुन से धो देंगे तो वायरस मर जाता है। लेकिन अगर पहले से कट है, मसलन हमने दरवाजे के डोर को छुआ और हमारी उंगली में कट है, कुछ लोग को दांत काटने की आदत है, किसी को कहीं चोट लगी हुई है या खरोच आई हुई है, तो दरवाजे से, डोर से, बस में, कहीं से भी अगर वो वायरस बैठा है उस जगह पे तो वो आने का चांस रहता है। तो इसलिए कई बार इस तरीके से आता है जो किसी को याद भी नहीं रहता मैं कब हुआ। नॉर्मल जहां मालूम पड़ता है वो तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारी सर्जरी इस तारीख को हुई, उसके बाद हमको आया वायरस, तो वो डेट मालूम पड़ जाती है अंदाजन हमको उस समय के बाद से आया है। सर्जरी के बाद में कोई माइनर ऑपरेशन। तो सर पेशेंट किसके ज्यादा हैं, हेपेटाइटिस बी के कि हेपेटाइटिस सी के, और खतरनाक क्या ज्यादा है? दोनों ही खतरनाक है। हेपेटाइटिस बी और सी में बी ज्यादा कंटेजियस है। आप जो सवाल ज्यादा है, हाँ, तो अगर हमारा खून लगता है तो 10 टाइम्स मोर कंटेजियस है। इनफैक्ट मैं कहूँगा HIV से भी ज़्यादा कंटेजियस हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, पहली चीज़। खतरनाक दोनों ही हैं और दोनों, कई बार ऐसा नहीं होता कि आज वायरस आया और कल आदमी बीमार हो गया और परसों गुजर गया। ये बहुत सालों की बीमारी होती है। कई बार 5 साल, 10 साल, 20-30 साल तक वायरस बॉडी के अंदर रहता है, लिवर में धीमे धीमे खोखला करता रहता है। तो और उनको सिम्टम बहुत कम होते हैं। आमतौर पर सिम्टम बस थकान या हल्का बुखार, जो बड़ा कॉमन सिम्टम है, और आजकल के कोविड के ज़माना तो हर किसी को हो जाता है। तो और हर किसी को हम टेस्ट नहीं करते, तो अक्सर मालूम पड़ता है तब जब हम किसी और वजह से टेस्ट कराते हैं। हेल्थ चेकअप कराया या सर्जरी से पहले मास्टर चेकअप करते हैं या बाहर जाने के लिए वीज़ा के लिए चेकअप करते हैं या स्कूल में कोई एडमिशन के लिए। तो इसीलिए फिर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल सही बोला। तो मेरे प्रिय श्रोतागण जो आप लोग इस बात को सुन रहे हैं, डॉक्टर संदीप बता रहे हैं अगर आपको थकान लगती है तो शायद वो हेपेटाइटिस हो सकता है, इसीलिए लगातार हेल्थ चेकअप डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से कराते रहिए। इज दैट करेक्ट सर? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी हुआ है या जो इन तरीकों से फैलता है, ये काफ़ी लोगों को बिना किसी रीज़न के भी अगर नॉर्मली ही पॉजिटिव आ गया ब्लड में, तब एक बंदा क्या करे? उसको बोलते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस एक रिपोर्ट में आया है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। इस कैरियर को भी हमें फॉलो करते रहना चाहिए। कुछ फर्दर स्पेशल टेस्टों की जरूरत पड़ती है, इससे मालूम पड़ता है कि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 ऐसे बढ़ता जाता है। तो हर 6 महीने लिवर फंक्शन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड? मेरे हिसाब से अल्ट्रासाउंड बाद में, पहले अगर लिवर फंक्शन टेस्ट साल में एक बार भी अगर हो, या जब उसको सिम्टम हो रहे फटीग के उस टाइम अगर कर ले, और अगर वो एबनॉर्मल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। अब इस समय मैं आपको वही कहूँगा भाई, हमारा तो देश थोड़ा सा वेस्टर्नाइज ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल काफ़ी ज़्यादा हमारे कल्चर में चलता चला जा रहा है, और हम भी तेलंगाना में बात कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी ये सब चीज़ें डिस्कशन होनी चाहिए। तो अगर अल्कोहल का भी इफेक्ट हमें पता है कि लिवर पे होता है, तो ये लिवर, अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी या सी की ये तिकड़म या तिकड़ी कैसे चलती है? आशीष, इस सवाल को आंसर करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हेपेटाइटिस मतलब सूजन। लिवर में सूजन सिर्फ वायरस से ही नहीं आती, अल्कोहल से भी आती है, कुछ दवाइयां होती है जिनके असर से होती है, डायबिटीज से भी होती है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, किसी की शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो भी लिवर डैमेज होता है। ये बहुत लोग को नहीं पता और इसीलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। शुगर को कंट्रोल करना आवश्यक है। इनफैक्ट अब ऐसा हो रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। हेपेटाइटिस बी का तो टीका अवेलेबल है, हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है, लेकिन अब इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और दवाइयाँ हेपेटाइटिस सी के लिए तो 3 से 6 महीना लेके हम वायरस को मार सकते हैं। ये एक क्या बात है। ये एक बहुत मेजर चेंज हुआ है पिछले 2-3 सालों में कि हेपेटाइटिस सी को इरेडिकेट किया जा सकता है, और हेपेटाइटिस बी को भी इरेडिकेट किया जा सकता है अगर हम सबको टीका लगाएं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले 20 साल से हर बच्चे को टीका लगना आवश्यक है, पर जो 20 साल से बड़े हैं जिनको टीका नहीं लगा किसी वजह से, अगर उनको पता है कि टीका नहीं लगा, उनको आज टीका लगवा लेना चाहिए।
और जिनको टीका लगा हुआ है वो जिंदगी भर प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्या बात तो है। दोनों चीज़ें हम दवाई से भी इलाज कर सकते हैं और टीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने 20 साल से सर अपनी वैक्सीनोलॉजी प्रैक्टिस की है, इम्यूनाइजेशन का प्रैक्टिस करता हूँ, आपको तो पता ही होगा। एंड मैं बहुत खुश होता हूँ ये हर किसी को बताते हुए कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक ऐसा वैक्सीनेशन है जो कि एक कैंसर को प्रिवेंट करता है। एक कर्क रोग को रोकने वाला पहला वैक्सीन अगर कोई है तो वह हेपेटाइटिस बी है। एंड किसी ज़माने में हमने तो 20-30 साल पहले लिया था, जबकि 300-400 रुपए का हुआ करता था और बहुत मतलब कॉस्ट वगैरह हाई थी। अब तो बहुत सी जगह में फ्री भी मिल रहा है और बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। ये कई जो अनुसंधान एरिया वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या CIA के अतिरिक्त लोग, इसमें फ्री वैक्सीनेशन करते हैं, खासकर हेपेटाइटिस डे के दिन। तो जो लोग नहीं वैक्सीनेट उनको जरूर लगवाना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अब धीमे धीमे ना इसका चेंज आ रहा है। हेपेटाइटिस बी और C वायरस कम होते जा रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत है। जैसे मैंने कहा था 5% लोग अगर देखें तो कितने ज़्यादा होंगे। लेकिन डायबिटीज़ बढ़ने से, मोटापा बढ़ने से, लोगों की लैक ऑफ एक्टिविटी जैसे फैटी लिवर एक और रीज़न हो गया है, जो हेपेटाइटिस का रीज़न हो गया। सो हम लोग जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने डिस्कशन हमारा कि वायरस से हुआ था, कि वायरस से स्टार्ट हो रहा था, जो कि पिछले 20-30 साल में सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था। मेरे हिसाब से अगले 10-20 साल में वायरस दिन पर दिन कम होता जाएगा और मोटापा या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड या और वजह से हेपेटाइटिस बढ़ता जाएगा। वो नॉन इन्फेक्शियस वाला है। तो इन्फेक्शियस एक रीज़न है, नॉन इन्फेक्शियस अलग रीज़न है, और दोनों से हेपेटाइटिस होता है। वाह, आई थिंक ये एक चीज़ हमारे स्पेशली माँ बाप और बड़े लोग जो इस चीज़ को सुन रहे हैं उनके लिए है कि ये जो मोटापा है, जिस तरीके से हमारी एक वो थोड़ी सी पाश्चात्य सभ्यता है जिसमें हम लोग फास्ट फूड कल्चर में आजकल बहुत ज़्यादा खाना वगैरह खाते हैं, तो मोटापा एक अपने आप में एक बड़ी बीमारी हो रही है। कुछ दिनों पहले ही मैं अपने हमारे एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेम्स से बात कर रहा था, जो कि मेरे सीनियर हैं और अभी बीरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं, दुबई में एस्टैब्लिश्ड हैं। तो वो बता रहे थे कि हमारे सभ्यता में, देश में आजकल मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि बीमारी डायबिटीज़ बड़ी नहीं है जितनी कि डायबिसिटी बड़ी है। बिल्कुल, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। तो आपका, अगर मैं कहूँगा कि एक हमारे एक लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे श्रोताओं के लिए आपका मैसेज क्या होगा सर? एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हेल्थ चेकअप रूटीनली कर लेना चाहिए, साल में एक बार तो खासकर एनीबडी अबव 40-50 के ऊपर कर लेना चाहिए। अगर कोई और बीमारी है साथ में, किसी को ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज, उसको कंट्रोल करना आवश्यक है। लाइफस्टाइल डिजीज हो गई अब हेपेटाइटिस, जो कि फैटी लिवर की वजह से है, और उसको कंट्रोल करना हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। और प्रिवेंशन तो हमें करना ही है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए जिसको टीका नहीं लगा उसको लगवाना है, जिसको लग चुका है उसको ये देखना है कि अगर उसके एंटीबॉडीज कम हो गए, किसी वजह से कभी कभी समय के साथ कम हो जाते हैं, तो उसको बीच में चेक कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस सी अगर कारणवश मालूम पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, 90% लोग को कोई तकलीफ मालूम ही नहीं पड़ती, जब वो टेस्ट कराते हैं किसी और वजह से तो बीमारी पकड़ के में आती है। एंड ये कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई डरने वाली बीमारी मेरे ख्याल से नहीं है। मतलब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बड़े ओपनली बताते हैं कि उनको भी हेपेटाइटिस बी हुआ था, तो हुआ है, आई डोंट नो, उसके बारे में मैं चाहूँगा आप कुछ हमारे श्रोतागणों को बताएं। नहीं, तो जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बारे में, वो भी पॉजिटिव हैं, और उनको ये वायरस मेरे हिसाब से 25 साल पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो ब्लड कर रहा था, चोट लगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चला था उनको, तो ब्लड के जरिए उनको हेपेटाइटिस बी लगा। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वॉज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन। आई थिंक पिछले 4-5 साल पहले की बात है। और जब उन्होंने खुले आके कहा कि मुझे है वायरस, कई सालों से है, और मैं इतना ओपनली बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आजकल मैं अपने श्रोतागणों, स्पेशली टीचर्स को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप ये चीज़ सुन रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इन सारी बीमारियों के बारे में आपको अपने स्टूडेंट से बात करना है। अगर एक सदी का महानायक ओपनली आके बोल सकता है, तो इसके बारे में आपको और मुझको भी बोलना है, क्योंकि यस, इंफॉर्मेशन इज़ समथिंग जिसके लिए ऑल इंडिया रेडियो प्रसिद्ध है, और सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। सो एक अभी हम लोग जब सारा डिस्कशन कर रहे हैं,
कॉस्ट के बारे में छोटा सा डिस्कशन हो जाए। हमारे डॉक्टर्स के ऊपर एक वो कमर्शलाइजेशन का स्टैम्प ज़्यादा लगता है, मैं आपसे उस बारे में ज़रूर चाहूँगा कुछ आप बात बोले। नहीं, ये तो बड़ा आसान है। देखो, जिसको आशीष अगर तकलीफ है और वो टेस्ट करा सकता है या किसी और वजह से टेस्ट कराता है और उसको हेपेटाइटिस का मालूम पड़ता है कि लिवर में सूजन है, तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली रीजन है कि क्यों हुआ, तो वायरस को नेक्स्ट स्टेप पे चेक करेंगे। अगर वायरस नहीं है तो और कोई रीजन होगा। तो अगर उसको हम एक साथ बहुत सारे टेस्ट की आवश्यकता नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे चले तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी कम कर रखी है कि कॉस्ट उसका इतना कम है कि आजकल 100-200 रुपए में वैक्सीन लग सकती है। और हेपेटाइटिस बी के 3 डोज की आवश्यकता होती है। एक आज, एक महीने के बाद और तीसरा डोज 6 महीने के बाद। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है, सिर्फ हेपेटाइटिस बी का टीका है। हेपेटाइटिस ए का भी टीका है जो एक आज और एक 6 महीने के बाद लगना होता है। और ये वैक्सीनेशन होने से हम 90% लोग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है। तो अगर हम 100 में से 90 लोग को सिर्फ टीका लगा के रोक सकते हैं तो उनको एक तो बीमारी कभी आगे नहीं बढ़ेगी, प्लस आपने बताया कि लिवर कैंसर होने से बच जाएंगे। लिवर सिरोसिस नहीं होगा, लिवर फेलियर होने से बचेगा अगर हेपेटाइटिस बी से होना है। साइमल्टेनियसली मैं फिर से आप लोग को रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि डायबिटीज़, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज पे जरूर ध्यान दें, इसको नहीं बढ़ने दें। ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये हम बीमारी खुद अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट मैं हर कोई पेशेंट देखता हूँ, एंड यस आपने सही बोला कि काफ़ी मोटापा के साथ लोग आते हैं। एंड एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि अल्कोहल मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। उन लोगों के बारे में आपका क्या एडवाइस है, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के बारे में कुछ आप बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू आशीष। हाँ, ये रह गया, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अलग एक बीमारी है जिसमें जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं अल्कोहल का, रोज ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उनको होने का चांस है। तो इसका भी प्रिवेंशन है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारें और लिवर को बचा के रखें। अच्छी बात यह है कि ये रिवर्सिबल लार्ज एक्सटेंट तक होता है। अगर हम छोड़ सकते हैं इस जहर को तो लिवर वापस नॉर्मल आ जाता है। कई लोग इतना भी कहते हैं कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन पीते हैं और 2 दिन छोड़ दें इन मॉडरेशन, तो शायद आपका लिवर वो 2 दिन में रिकवर भी कर जाता है। ओह, क्या बात है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जिनको पहले से खराबी आ चुकी है उनको तो फिर परमानेंट ही रोकना चाहिए, नहीं तो लिवर चला जाता है। फिर उसका फिर ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। तो वो नौबत नहीं आए, इससे पहले ही अपने पैर को वापस रोक लें। अच्छा भाई, एक हमारी खास मित्र हैं सीमा जी, वो पूछना चाह रही हैं कि प्रिकॉशंस क्या है हेपेटाइटिस के पेशेंट के लिए। देखिए, हेपेटाइटिस पेशेंट नॉर्मल खाना खा सकता है, उसके लिए कुछ मना नहीं है। लेकिन जो रीजन की वजह से आया, इसीलिए जड़ पे जाना बहुत जरूरी होता है कि अगर वायरस से आया है तो वायरस की मारने की भी दवाइयाँ, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सी की तो 3 से 6 महीने लेके बंद कर सकते हैं और वायरस क्योर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी की दवाई अभी लाइफ लॉन्ग चलती है, पर ये दवाई अभी कॉस्ट बहुत कम हो गई है पिछले 10 साल में। अभी तो करीब इसका 1000 से 1500 रुपये महीने का खर्चा पड़ता है अगर हेपेटाइटिस बी की दवाई लें। और कोई वजह है, डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो हेपेटाइटिस भी कंट्रोल हो जाएगा अगर उसकी वजह से है। मोटापा है, ये कुछ दवाइयाँ भी करती हैं। तो अगर कोई भी कारण नहीं मिल रहा है तो उस मरीज़ की अगर हम डिटेल हिस्ट्री में जाएं तो मालूम पड़ता है कि या तो कुछ देसी दवाई या एलोपैथिक दवाइयों में भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो कर सकती हैं। उन दवाइयों को फिर हम उनसे दूर रखना चाहेंगे। ओके आई थिंक बहुत ही अच्छी बात आज आपने पूरी चीज़ बताई है सर। एंड अब मैं अपने श्रोतागण के लिए इसको समअप करना चाहूँगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई है, एंड इस दिन मैं चाहूँगा आप हर कोई अपने मित्र से, अपने स्कूल में, वर्क प्लेस में लिवर की सूजन के बारे में बातचीत ज़रूर करें, जिगर के बारे में बातचीत करें साहब। एंड हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? लिवर या जिगर की सूजन। ये एक एक्रोनिम मैं आपको देना चाहूँगा, उसको आप याद रखिए, लिवर, LIVER। लिवर अगर आप चाहेंगे कि स्वस्थ रहे, L मतलब लिकर या दारू या अल्कोहल से दूर रहना है। जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। I इज़ इम्प्रॉपर डाइट। इम्प्रॉपर डाइट का मतलब यही है, फास्ट फूड से थोड़ा सा दूर रहिए। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, फ्राइड आइटम्स है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको रॉ फूड ज़्यादा खाना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ बनी रहेगी। V इज़ वैक्सीनेशंस।
वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इन दोनों का वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। डेफिनेटली स्वाइन फ्लू, डी टैप, दूसरे वैक्सीनेशन के बारे में अपने डॉक्टर से जानकारी लें। ई इज़ एक्सरसाइज। यस, डॉक्टर संदीप मेरे सर हैं, उन्होंने बताया है रेगुलरली कि डायबिटीज़, डायबिसिटी, मोटापा ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, इसीलिए आपको और मेरे को एक्सरसाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आप 100 साल जिंदा रहना चाहते हैं? यस, तो उसके लिए 100 मिनट की वॉकिंग या जॉगिंग पर डे बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माई डिक्टम। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक। मैं कहता हूँ नो पेन नो गेन। तो अगर साहब लंबी अच्छी हेल्थ चाहिए है तो फिर थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। 100 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज कठिन नहीं है। 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स आफ्टरनून, 20 मिनट्स इवनिंग और 40 मिनट डिनर के बाद एक वॉक की जा सकती है। एंड फाइनली एक्सरसाइज के बाद आर का मतलब है रेगुलर हेल्थ चेकअप। आपको, मुझको, हर किसी को रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इससे हम बड़ी बड़ी छुपी बीमारियों को निकाल करके पता लगा सकते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं डॉक्टर आशीष चौहान अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से और सेंट तेरेसा की तरफ से, एक ह्यूमन बीइंग की तरफ से, अपने सीनियर डॉक्टर संदीप लखटकिया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से आप सबसे आह्वान करता हूं, हमारे पास किसी भी अपने डॉक्टर के पास जाइए, जल्दी जाइए, वैक्सीनेशन के लिए जाइए, ना कि आप वेट करें जब आप सीरियस हो जाएं। बी प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव सो दैट यू डोंट हैव टू बी रिपेंटिव एंड रिएक्टिव। मैं डॉक्टर आशीष चौहान किसी भी क्वेश्चन के लिए और ऑल इंडिया रेडियो के श्रोताओं के लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ at 8106127475। मुझे कॉल मत करिएगा, बिजी रहता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे ज़रूर जवाब दूंगा। एंड सर, अगर संदीप सर हमारे कोई भी श्रोतागण आपसे मिलने चाहें तो यू आर अवेलेबल एट AIG हॉस्पिटल्स इन गच्चीबौली हैदराबाद में। आई एम वेरी मच श्योर कि ऑल इंडिया रेडियो के श्रोतागण आपके पास आकर के आपसे सिर्फ और सिर्फ OPD में ही मिलना चाहेंगे और कोशिश रहेगी कि अस्पताल में एडमिशन होने से हम लोग दूर रह सकें। और इस हमारी जो इच्छा है और जो हमारी कोशिश है ऑल इंडिया रेडियो की कि हम अपने श्रोतागण को, उनकी फैमिली को, समाज को और देश को स्वस्थ रखें, उस सब चीज़ के लिए हम ऑल इंडिया रेडियो तेलंगाना हैदराबाद के सेंटर को धन्यवाद देते हैं। एंड हम लोग दोबारा आएंगे एक और प्रोग्राम के साथ, जिससे कि आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और हमारे प्रोग्राम को सुनते रहें। डॉक्टर संदीप सर, इट वॉज सो ब्लेसेड कि आज आप आए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। एंड आई एम वेरी मच श्योर मैं आपको महीने में एक बार तो ट्रबल करता रहूंगा ऐसे किसी प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आशीष, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक्स अ लॉट सर। शेक हैंड हो जाए सर सबके सामने। टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार। थैंक यू।